गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड बुक का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो किया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्सेज के सारे टाइप्स को काफ़ी डिटेल में देखा था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारी बुक में दिया है, क्या दिया है, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज नेचर ने हमको गिफ्ट किए हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन को इवन सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, और उसको बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बात करें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो फिर रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल फिर भी रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज अ रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन की कि रिसोर्सेज को वो बिल्कुल फ्री मान लेता है, उनको मिलता है कि हाँ ये तो हमको फ्री में मिले हुए हैं, चलो भैया इनको यूज़ करो, जितना करना है कर सकते हो, ठीक है। तो उस वजह से ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अनाधुंध तरीके से, बिना सोचे समझे, ठीक है, किसी भी तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे बिना कोई सोचे समझे तो उसके आपको बहुत बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज के साथ भी सेम यही हो रहा है, जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स, ठीक है, ग्रीड लालच। तो डिप्लेशन मीन्स होता है खत्म होना, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है, या खत्म होने की पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ किस वजह से, कुछ लोगों के फ्यू पीपल्स ग्रीड। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं और उनका अंदर का जो ग्रीड है वो खत्म नहीं होता है, वो उसको बहुत बुरे तरीके से एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं हर से। तो इस वजह से ये खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। सेकंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हाफ्स एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर। देखिए यहाँ पे कहने का एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आ गए हैं। तो अब देखिए रिसोर्सेज तो गॉड गिफ्ट है ना, तो ये सभी के लिए बराबर यूजफुल होने चाहिए, लेकिन अब कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में आने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं बहुत अमीर हो गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं वो बहुत गरीब हो गए हैं। हाफ्स मीन्स सेगमेंट, दैट इज हाफ्स एंड हैव नॉट रिच एंड पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके, और कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे सभी के बीच में। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। देखिए ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनका इनडिस्क्रिमिनेट बहुत मतलब अनाधुंध तरीके से यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, बिना सोचे समझे यूज़ करने की वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो रहा है। तो उसमें सबसे मैं जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर यूज़ हो रहा है। कोल्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में। अब इस कार्बन एमिशन की वजह से क्या होता है, आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जैसा कि अभी करंट में अगर आपने देखा हो, तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, यूएसए एंड अमेरिका, सॉरी यूएसए एंड यूरोप, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत हाई, ऑल टाइम हाई पहुँच गया है, 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री, ऐसा वहाँ पे टेम्परेचर है, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस सब का रीज़न यहाँ पे यही है कि हम जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तो पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो हमको ज़रूरत है कि हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। उसके बाद देखिए ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर है,
वो भी किसी भी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इस टाइप के जो केमिकल्स हैं उनका एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। इस वजह से जो आपका ओजोन लेयर है वो उसका भी डिप्लेशन हुआ था। हालांकि अब वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। उसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, हमारे चारों तरफ देखिए, आप बड़ी बड़ी सिटीज़ देखेंगे, चाइना में अगर आप देखेंगे या इंडिया में भी कुछ सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपका जो एयर क्वालिटी है बहुत बुरा है, ठीक है। उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको ब्रीथिंग से रिलेटेड काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं, ठीक है। कुछ सिटीज़ जो हैं चाइना की या इंडिया की, तो वहाँ पे स्मॉग बन जाता है। स्मॉग क्या होता है? एक होता है आपका स्मोक, धुआं, जो कि बहुत फैक्ट्रीज से निकलता है या व्हीकल से निकलता है। उसके अलावा एक होता है फॉग, ठीक है, फॉग आने कोहरा। तो वहाँ पे जो फॉग और स्मोक होता है वो दोनों फॉग एंड स्मोक दोनों मिलके एक नया टाइप का मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं स्मोक, जो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, और वो कहीं कहीं एक एक महीने तक 15-15 दिन तक रहता है। तो वो अब बनने लगा है कई सिटीज़ में। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? उनका रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सभी में, और उनका जो यूज़ है एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा कि आने वाले टाइम में, ठीक है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको भी रिसोर्सेज अच्छी तरीके से मिल पाएंगे, और साथ ही साथ उनका जो डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है प्लानिंग करने की कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, प्लानिंग से पहले हमें ये भी रिक्वायरमेंट होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। तो हमको बेटर स्टडी करनी चाहिए कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, कितना हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में कितनी एबिलिटी और रहेगी, तो जिससे कि हम ये बेटर तरीके से अनुमान लगा पाएँ कि और ये श्योर कर पाएँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको सारा हम इसी जनरेशन में खत्म कर लें, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो हमको सौंपनी है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को, ठीक है। तो हमें, और दूसरा अर्थ हमारा ऐसा जो हैबिटेबल जो प्लेस है, तो अर्थ को भी हमें एक अच्छा प्लेस बना के हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को सौंपना है। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है एक वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपको बहुत बार ये वर्ड देखने को सुनने को मिलेगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट के लिए जो आपका एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनको इतनी बुरी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचे ही नहीं। ऐसा आज हम अगर हमारे पास सारा फॉसिल फ्यूल या सारा आयरन या जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारा निकाल लेते हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को कुछ नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमको अपनाने की ज़रूरत है। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है कि हमको रिसोर्सेज को इस वेल तरीके से प्लान करना होता है जिससे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए ये रिसोर्स अच्छे तरीके से बचे रहें और वो भी उनका यूज़ कर पाएँ। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1922। तो रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक शहर है ब्राज़ील का। अगर आपने ब्राज़ील कंट्री का नाम सुना हो, ठीक है, तो ब्राज़ील में एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो इस तरह से हाथ फैलाए रहती है, ठीक है। आपको अगर उसका नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था इन 1992। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में। तो उसमें क्या होता है, एक बार पढ़ देता हूँ। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था और इसमें अराउंड 100 कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए थे। द समिट वॉज convenes for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। तो इस समिट में क्या डिसाइड किया गया था कि हम अपनी जो वर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकल
जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने अपने लेवल पे यहाँ पे रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के हेड्स ने, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ हम अपने अपने लेवल पे यहाँ पे जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे देंगे। लेकिन अब देखिए ये समिट तो हो गया था और समिट में फाइनली डिसाइड भी हो गया कि हम जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अब जो भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट के साथ साथ हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई खास नुकसान होना नहीं चाहिए, ठीक है। और तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आज समिट हुआ, सब लोग गए, साइन किया, लेकिन अब देखिए आप बहुत सारे कंट्रीज ही उसके 1992 के बाद तो स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। और कोई किसी भी कंट्री ने इसके आगे खास तरीके से ध्यान नहीं दिया है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, एनर्जी के जो क्लीन सोर्स है, विंड एनर्जी हो गया। अच्छा, व्हीकल्स में भी आप देखोगे तो पेट्रोल व्हीकल्स लगभग कुछ सालों में धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अभी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी पिछले 1-2 साल से ज़रूर इसमें थोड़ा सा आपको स्पीड थोड़ा सा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन उस बाकी इतने सालों से तो कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है एजेंडा 21, ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, एजेंडा 21। व्हाट इज दिस एजेंडा 21? इट इज डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED which took place at Rio de Janeiro। देखिए 1992 में जो आपका अर्थ समिट हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें 100 कंट्री के जो हेड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो उन लोगों ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, अच्छा ये किसके अंडर में हुआ था, ये हुआ था UNCED, इसको याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये कंडक्ट हुआ था। अब इसमें क्या डिसीजन लिया गया, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे ये बोला गया कि भैया कोई भी कंट्री अगर डेवलपमेंट करता है तो वहाँ पे इस बात का कंफर्मेशन किया जाए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनको आप बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिसाइड की गई। इट इज़ एजेंडा टू कम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज को कम किया जाएगा। पॉवर्टी से हमको पूरी दुनिया में लड़ना होगा, और डिसीजेस जो अलग अलग बीमारियां हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनसे भी लड़ना है हमको। तो इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन का मतलब है कि देखिए बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वो इजीली इन प्रॉब्लम्स को ओवरले कर सकते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं या पॉवर्टी है या कई चीज़ें हैं। पर बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ बहुत गरीबी है, वहाँ गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। तो इसके लिए क्या है कि हमको एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, सभी का ये गोल होना चाहिए सारे कंट्रीज़ का मिलके कि पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से हम ये पॉवर्टी और जो अननेसेसरी डिसीजेज हैं उनको हम इरेडिकेट कर सकें, हटा सकें। ओके, तो इसके लिए हमको ज़रूरत है कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉन इट्स ऑन लोकल एजेंडा, ठीक है। हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो लोकली अपने लेवल पे कोई एक गोल बनाए और उसको अचीव करे, जो जिससे कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब देखिए आगे का डिस्कस हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।